जय हिंद। आज देखिए, यूक्रेन और रसिया में भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, ये रसिया है। यूक्रेन और रसिया में भीषण युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से जो स्टूडेंट भारत से हैं, हमारा प्यारा भारत, और भारत से जो भी स्टूडेंट गए हैं पढ़ने के लिए यूक्रेन में, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि भारत सरकार का इसमें थोड़ा डिले है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह अपने नागरिकों को यूक्रेन से बहुत ही पहले वहाँ से लोगों को निकाल लिया, भारत ने वहाँ पर लापरवाही किया। अगर चाहता तो भारत अभी अब तक सभी लोगों को निकाल लिया होता, लेकिन भारत ने रीड एंड वॉच का पॉलिसी अपनाया और देखते ही देखते रसिया ने, जैसे देखिए चाइना में ओलंपिक हो रहा था ना, समर ओलंपिक हो रहा था, विंटर ओलंपिक, यानी इसमें ओलंपिक जो हो रहा था उसी का वेट कर रहा था। जैसे ओलंपिक ख़त्म होता है, रसिया ने क्या किया, हैवी बम्बिंग कर दी यूक्रेन पर। अच्छा, आप सोचेंगे कि ऑटोमेटिक रसिया जो है यूक्रेन पर क्यों बम्बिंग करेगा, मतलब उस पर क्यों युद्ध करेगा। क्या ये मतलब तनाशा हो गया? जी हाँ, तनाशा तो है भाई। न्यूक्लियर, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रखने वाली कंट्री ये रसिया तो ही है। तो अब रसिया इसलिए नहीं जो मतलब बहुत पावरफुल है, अटैक इसलिए किया क्योंकि पावरफुल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसलिए अटैक किया क्योंकि मतलब जो भी यूक्रेन है वो यूएसएसआर का पार्ट था। अब जानते हैं रसिया बहुत बड़ा अभी भी क्षेत्रफल में देश है, और जब इसका बंटवारा हुआ 15 देशों में, तो अब मतलब बंटवारा नहीं हुआ था तभी भी ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश था। और 15 देशों में टूटने के बाद भी रसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में मतलब देश है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। लेकिन यूएसएसआर का पार्ट ही क्या है, ये है यूक्रेन। और ये कह रहा है कि नाटो ज्वाइन ना करो, ये बार बार यूक्रेन कहता हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, नाटो ज्वाइन कर लेंगे। नाटो होता क्या है, 30 कंट्री का ग्रुप है। अगर एक कंट्री पर अटैक तो पूरी कंट्री पर अटैक माना जाएगा, जिसमें अमेरिका इसमें मेन लीड में रहता है। मान सकते हैं नाटो कंट्री का मेन लीडर अमेरिका ही है। और 30 कंट्री पर एक भी कंट्री पर अटैक तो पूरी 30 कंट्री पर अटैक। मतलब अगर रसिया एक नाटो कंट्री पर अटैक करता है तो समझो 30 मिल के रसिया को मारेंगे। अब यही रसिया कर रहा है कि ये जो यूक्रेन है ये नाटो का पार्ट ना बन जाए। तो व्लादिमीर पुतिन हमेशा समझाते रहे हैं इनके यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि मान जाइए, नाटो ज्वाइन न कीजिए, लेकिन एक नहीं सुने, ये कह रहे थे नहीं नाटो ज्वाइन करना ही है, हमें करेंगे। तो रसिया ने कहा ठीक है, तो हम किसी अटैक कर देंगे, और अटैक कर भी दिया उन्होंने। देखो बुरा हाल कर दिया है यूक्रेन का। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, यूक्रेन के लोगों में बहुत ज़बरदस्त का जज्बा दिखाया उन्होंने। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ये फोर्स मानी जाएगी, न्यूक्लियर पावर में अमेरिका को भी ये पीछे छोड़ सकता है रसिया, इतना ज़्यादा न्यूक्लियर बम रखा है। फिर भी यूक्रेन के लोगों का लड़ने का जज्बा बहुत लाजवाब है, क्योंकि रसियन कई एयरक्राफ्ट को, टैंक को, हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया है। रसिया ने भी इनका किया है, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने भी रसिया के बहुत सारे फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, तोप, सोल्जर्स को मार गिराए हैं। और कमाल का जज्बा इन लोगों में। यहाँ के जो नागरिक हैं, आम नागरिक जो है यूक्रेन का, वो भी मतलब रसियन फोर्स पर अटैक कर रहा है। जो देखेंगे रसियन जो टैंक हैं यूक्रेन में, वो सड़कों पर घूमे जा रहे हैं, और वहाँ के लोग जो नागरिक हैं पेट्रोल बम बना बना के सड़कों पर बना बना कर रसियन टैंक को निशाना बना रहे हैं। तो इस तरह से रसिया एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि रसिया समझ रहा था कि 4 दिन में पूरा युद्ध ख़त्म कर लेंगे, और यूक्रेन का जो पार्ट है हम 2 पार्ट बना देंगे। यूक्रेन पर जो यहाँ की राजधानी है क्यू, इस पर 4 ही दिन में कंट्रोल हो जाएगा, तो पूरा यूक्रेन पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जैसा रसिया सोचा था वैसा हुआ नहीं। वो ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन के लोगों का इतना लड़ने का जज्बा इतना कमाल का होगा, और एकदम बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। मान लें कि भले ही रसियन फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जिस इनका घर है, रसियन लोगों का ये घर है, ये देश है, तो अपने देश में जानते हैं कहाँ किस तरह कहाँ लोकेशन है। और रसियन लोग अभी यहाँ पर गए हुए हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि यूक्रेन के कहाँ लोग हैं, कैसे छिपे हैं, और यूक्रेन के लोगों का वही घर है। तो देखिए रसिया पूरी तरीके से
अटैक कर रहा है कीव पर, लेकिन बहुत सारे मिसाइल हवा में भी मार गिरा रहे हैं यूक्रेन के लोग। और बहुत मतलब फाइटर प्लेन के मामले में, सोल्जर के मामले में, न्यूक्लियर बम के मामले में रसिया तो इसमें कोई मतलब इसमें कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ऑफकोर्स बात है कि रसिया के पास बहुत सारा है, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है कई कंट्री से। अभी देखेंगे पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, ये पोलैंड देखेंगे, ये पोलैंड है। पोलैंड ने अभी एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, टैंक दिया है, आर्टिलरी दी है यूक्रेन को रसिया से लड़ने के लिए। और बहुत सारी कंट्री हैं, नाटो बहुत सारी इसके लगे हुए नाटो कंट्री हैं, वो भी जो वेपन है वो भी सप्लाई कर रही है। अमेरिका भी हथियार दे रहा है लड़ने के लिए। और यहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें हथियार चाहिए, हमें हथियार दो, हम लड़ेंगे, पूरी क्षमता के साथ रसिया से लड़ेंगे। और समझौता देखिए एक बार हुआ, विफल रहा, दूसरी बार होने के कगार पर है इस समय है। जो बेलारूस में होगा, देखिए बेलारूस है, तो बेलारूस में यूक्रेन और रसिया का समझौता होगा। लेकिन समझौता देखिए क्या होता है, क्लियर होता है कि नहीं। पहला जो समझौता हुआ उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, पूरे चांसेज है दूसरा में भी नहीं आएगा। और रसिया देखिए आने वाले इस टाइम में पूरी तरीके से क्यू पर, अब देखिए 1 से 2 दिन में पूरा क्यू कंट्रोल हो जाएगा। क्यू मतलब यूक्रेन की राजधानी पर रसिया पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। और जब यहाँ कंट्रोल कर लेगा तो इसे यहाँ के जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है इनका मतलब इसको यूक्रेन को 4 कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो यूक्रेन के बाद किस पर नंबर है, इस यूक्रेन के बाद मोल्डोवो पर नंबर है। यूक्रेन के बाद मोल्डोवो पर नंबर है। ये देखिए मोल्डोवो छोटा देश है। तो इन्होंने जो मैप दिखाया था न्यूज़ में, आप लोग देखे होंगे, जो मैप इन्होंने दिखाया है बेलारूस के राष्ट्रपति ने, उसमें बारीकी ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे, उसके बाद से मोल्डोवो पर अटैक करेंगे, इसको 4 कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से प्लान है। और देखिए भारत जो है वो रीड एंड वॉच की पॉलिसी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुआ तो ना ये रसिया के पक्ष में दिया ना यूक्रेन के पक्ष में दिया, क्योंकि भारत जानता है जी हम अगर रसिया का बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है। और जब जब भी खतरा आता है इंडिया पर तो रसिया ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। और अमेरिका भी भारत के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ना इसका साथ दिया ना इसका दिया, दोनों बीच में मतलब गुट निरपेक्षता को पालन कर रहा है भारत यहाँ पर। और ठीक भी है, यही करना ठीक भी है। और यहाँ देखिए एक देश है लिथुआनिया, ये देखिए अब ये है चाइना इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ताइवान का यहाँ एम्बेसी खोला है। और चाइना ये कह रहा है जल्द से जल्द इसको कम करो, मतलब एम्बेसी ख़त्म करो, नहीं तो हमको तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ख़त्म कर लो, लेकिन हम ताइवान नाम से एम्बेसी खोलेंगे। क्योंकि चाइना चिढ़ता है, लिथुआनिया एकदम चाइना का अगेंस्ट है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। रसिया भी सेपरेटिस्ट है, लेकिन रसिया से इससे कोई बॉर्डर नहीं लगता, तो अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक कि ये ब्लैक सी है, ये यूक्रेन के पास में। और ये देखिए क्रीमिया है, ये देखिए माउस कार्नर देख रहे हैं, क्रीमिया है, जो 2014 में रसिया ने इसको क्या किया, कब्जा लिया है। देखिए रसिया के पार्ट में दिखाएगा, है तो यूक्रेन का पार्ट, यूक्रेन में भी दिखा रहा है, रसिया में भी दिखा रहा है। तो रसिया अब इसमें पूरा कंट्रोल कर लेगा अपना, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में आप ये देखते हैं इसकी बॉर्डर शेयरिंग की स्थिति क्या है। देखिए यूक्रेन देखिए, यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस यानी पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और जो मालदो कब जाने वाला है। जो बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूक्रेन के बाद मालदो पर अटैक होगा। दक्षिण में काला सागर है, यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है जिसमें रसिया का दबदबा है। क्रीमिया इसी वजह से कब्जा किया रसिया ने, ताकि काला सागर पर पूरा कंट्रोल रहे। और जो सागर से मिलती है,
देश की राजधानी होने के देखिए देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी क्यू है, जिस पर क्यू किसी हर हाल में व्लादिमीर पुतिन यानी रसिया कब्जाना चाह रहा है जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द हो नहीं पा रहा है। इसीलिए रसिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि कितना टाइम लगेगा, जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी क्यू को कब्जा किया जाए, क्योंकि अगर किसी देश की राजधानी पर कब्जा हो जाए तो पूरा देश पर कब्जा माना जाएगा। यूक्रेन का आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी में तब से प्रारंभ होता है जब यह कीविनियन रूस के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ, परंतु 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तियों के विभाजित मतलब क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गए, मतलब हो क्षेत्रीय शक्तियों के मतलब विभाजन हो गया उसमें। तो देखिए 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का और बाकी भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ वर्षों के उथल पुथल के पश्चात 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना और 1945 में यूक्रेनियाई यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ का सह-संस्थापक सदस्य बना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन पुनः स्वतंत्र देश बना। अब देखिए बताए ना, और पूरा यूएसएसआर यानी पूरा रसिया को टूट करके कितने बने, 15 देश बने, जिसमें से यूक्रेन भी एक देश है। यूक्रेन का ये तिरंगा है, देख सकते हैं। यूक्रेन के लोग बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। क्यू राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्यू है, सबसे बड़ा नगर क्यू है। इसीलिए रसिया किसी हर हाल में क्यू पर कब्जा चाह रहा है और इसके लिए रसिया ने बहुत सारी, अभी देखिए बहुत सारी बम्बिंग की है और भाषाएं यूक्रेनियन है। सरकार एकात्मक अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्र है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? देखिए राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति, युद्ध के समय यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की बस याद रखिए। कैसे याद रखे जेलेंस्की को? क्योंकि रसिया ने जला रखा है जेलेंस्की को। जेलेंस्की यानी जल रहे हैं, यानी पूरा यूक्रेन जल रहा है। जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति, यूक्रेन जलेगा तो जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। रसिया ने यूक्रेन को जला रखा तो जेलेंस्की, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। यहाँ के प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही रखिए राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा और अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए ये है रसिया। तो रसिया के बारे में तो जानते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन हैं। रसिया के बारे में देख सकते हैं। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है, लेकिन अभी रूबल, वहाँ की जो मुद्रा भारत रुपये से भी कम हो गई है इसकी वैल्यू। यहाँ देखिए यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है यह, यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल यानी 2 देशों में पड़ता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है यानी 2 देशों में पड़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 17 करोड़ 12 लाख, 17 करोड़ के आसपास होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक। पढ़िए कितना होगा, वर्ग किमी से अधिक है। पृथ्वी के बसे हुए भूमि क्षेत्र के 1/8 यानी 1/8 से अधिक से मिलकर 11 समय क्षेत्रों तक फैली, यानी 11 समय जोन क्षेत्र में बांटा गया रसिया को, और इसमें 16 संप्रभु देशों की सीमाएं लगती है, यानी 16 देशों की सीमाएं लगती है। रूस की जनसंख्या 146 मिलियन है और 9वीं सबसे
अधिक आबादी वाला देश, यानी 9वें स्थान पर रसिया आता है। साथ ही यह यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मॉस्को राजधानी, यानी उसके रसिया की राजधानी मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा नगर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा नगर है। देखिए, मॉस्को पहला है और सेंट पीटर्सबर्ग जो है दूसरा है। देश का सांस्कृतिक केंद्र है और रूसी सबसे बड़े स्लाव और यूरोपीय राष्ट्र है। रूसी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देखिए, रूस है, इसका सिंबल ये है, ध्वज ये है। यहाँ देखिए, मॉस्को राजधानी है, सबसे बड़ा नगर मॉस्को ही है। रूसी अन्य भाषाएं हैं। सरकार अर्धराष्ट्रपति संघात्मक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। उच्च सदन, ये सब सदन नहीं, बस ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये देख सकते हैं। और ये है बेलारूस। बेलारूस पूरी तरीके से ये रसिया का मदद कर रहा है। और बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि ये अभी मतलब जब से चुनाव हो रहा है तब से हार ही नहीं रहा है। इनके अगेंस्ट कोई उठता है तो उसको उठवा देता है। ये ऐसा है, तानाशाही सरकार है यहाँ पर। कहने के लिए लोकतांत्रिक है लेकिन है नहीं। यहाँ देखिए, बेलारूस पूर्व ज्ञात रूसी नाम बेलोरूसिया, हालांकि यह नाम अब बेलारूस में रूसी भाषा में भी काम में नहीं लिया जाता। पूर्वी यूरोप का स्थलरुद्ध देश है। पूर्वी यूरोप का स्थलरुद्ध देश है, यानी स्थल से लगा है, इसमें कोई समुद्र नहीं लगा है। बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से और पूर्व में क्या, उत्तर पूर्व में रूस से लगती है। पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया यही देश है जो क्या किया है, चाइना का गेस्ट है और ताइवान को अपना एम्बेसी ताइवान नाम से खोलने का पूरा हक दिया और खोल भी दिया। इसे चाइना ने पूरा संबंध कट कर दिया है, क्योंकि कह रहा है जो ताइवान को मान्यता देगा उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। लिथुआनिया ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। चाइना जरूरी नहीं है लेकिन ताइवान मेरे लिए ज़रूरी है, जो करना है वो कर लो। एवं लताविया से लगती है। इसकी राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मिन्स्क है। यहाँ की राजधानी मिन्स्क है। लिथुआनिया की राजधानी नहीं, वहाँ की बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। इसके देखिए, इसके इतना और किलोमीटर है, ये सब पढ़ सकते हैं कि जनसंख्या क्या है। मैं सीधे चल रहा हूँ। ये देखिए, इसका सिंबल है बेलारूस का, ध्वज का, और राष्ट्रीय चिन्ह है। वर्ल्ड मैप में यहाँ लोकेशन है। राजधानी मिन्स्क है। राजभाषा बेलारूसी है। और देखिए यहाँ के, हाँ, यहाँ की सदस्यता, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति पूछेगा तो क्या बताएंगे? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये जब से चुनाव हुआ है तब से हारे ही नहीं है। अगर एक महिला इनके विरोध में लड़ी थी तो उसको गायब करा दी, दूसरे कंट्री में चले गए, क्योंकि उठवा लेता है, टंगवा लेता है। इस अपने विरोध में किसी को उठने ही नहीं देता है। और जब से चुनाव हो रहा है तब से यही जीत रहा है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। तो ये बेलारूस की कहानी है। अब आ जाते हैं, ये देखिए, पहला अब टारगेट किसको कर रहा है रसिया, इसके बाद इसी पर नंबर लगाएगा है मोल्दोवो पर। और ये क्या है, काला सागर है, ओजोव सागर ही है शायद, ठीक। तो ये क्रीमिया है, जो क्रीमिया देखिए, यूक्रेन में भी क्रीमिया ये आ रहा है और रसिया में भी आ रहा है। तो ये यानी रसिया अपना ये पार्ट बना ही लेगा इसको। 2014 में तो कब्जा लिया और पूर्ण रूप से रसिया मिला देगा और यहाँ पर 4 कंट्री बना रहा है। अब देखिए कौन कौन सा ये बना रहा है कंट्री। हम आपको ला रहे हैं सिटीज देखिए, सिटीज हो गया ना। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। और यूक्रेन का पार्ट है ये, देखिए
ध्यान से देखिए, ये है राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्यू, जिस पर रसिया पूर्ण तरीके से हर हाल में कब्जा चाह रहा है। और सोचा था 4 ही दिन में कब्जा लेंगे, लेकिन 7 दिन लड़ाई हो गई। पूर्ण रूप से कंट्रोल यूक्रेन की राजधानी क्यू पर रसिया को नहीं मिल पाया। देखेंगे रशियन टैंक यूक्रेन की सड़कों पर घूम रहे हैं, और यूक्रेन के लोगों में जज्बात, लड़ने का जज्बा बहुत हाई लेवल है, और पेट्रोल बम से निशाना बनाया जा रहा है। और रसिया इस पर एयर स्ट्राइक कर रहा है बार बार। ये देखिए, ये है खरक्यू, मतलब क्यू के बाद सबसे बड़ा नगर कौन है? खरक्यू। यहाँ पर भारतीय स्टूडेंट बहुत सारे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर खरक्यू छोड़ने का भी 9 बजे आज अल्टीमेट था कि 9 बजे तक, 9:30 बजे तक भारतीय स्टूडेंट किसी हर हाल में या तो पोलैंड चले जाएं या तो खरक्यू छोड़ दें, क्योंकि इस पर अटैक होने वाला था, मिसाइल अटैक हो जाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर अब रसिया में चले जाएंगे, फिर रसिया से आएंगे इंडिया की तरफ से, क्योंकि रसिया और इंडिया में बात हुई इस बात को लेकर के कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, और कॉरिडोर के माध्यम से जो भी खरक्यू में स्टूडेंट फंसे हैं यानी यूक्रेन में, तो रशियन सेना उनकी मदद करेगी और रसिया में लाएगी, रशियन के थ्रू फिर इंडिया में वो आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट खरक्यू में फंसे हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ा नगर तो ये है, क्यू है। क्यू सबसे बड़ा नगर है यूक्रेन का। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए किसी हर हाल में रसिया को क्यू पर कब्जा करना होगा। और ये है खरक्यू। खरक्यू पर भी मतलब पूरी तरीके से कब्जा ही मान सकते हैं। खरक्यू में रशियन फोर्स का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी क्यू पर नहीं हुआ। और यूक्रेनी सैनिक मतलब उनमें लड़ने का जज्बा बहुत ही कमाल का है, इसलिए पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। एक ही नगर है। और एक देखेंगे, ये एक नगर ये यहाँ है डोनेस्ट। डोनेस्ट के भी कब्जा हो गया, मतलब ये भी देखिए रसिया से सटा, ये भी कब्जा हो गया इसका, रशियन सेना। तो अब देखिए कितना करीब है। ये देखिए, माना नहीं कि तुम नाटो का पार्ट ना बनो, नाटो का पार्ट बना तो रसिया ने इसको तोड़ने पे लग गया, इसको तोड़ ही डाला। मान ही ली तोड़ देगा कुछ टाइम में। और नाटो सपोर्ट भी नहीं करने वाली इसकी। हमें नहीं लगता अमेरिका और नाटो रसिया से भिड़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वार हो जाएगी। और रसिया ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी भी दे दी कि हम पर कोई अटैक करता लगेगा, कोई हमारे पर अटैक करेगा तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, मौका नहीं देंगे उसको अटैक करने का। तो अब देखिए, बहुत ही पैनिक बटन दबा, वर्ल्ड वार भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल, अगर नाटो नहीं कूटेगा यूक्रेन में तो वर्ल्ड वार का खतरा नहीं होगा। रसिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वार नहीं करेगा जब तक नाटो नहीं आएगा। अगर नाटो आएगा तो हो सकता है रिक्सी हो जाए। वो वर्ल्ड वार होगा तो पूरी दुनिया उसकी चपेटे में आ जाएगी। वर्ल्ड वार मानव जाति का विनाश कर सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वार होगा। अभी ने अमेरिका ने बताया जी बहुत सारे जगहों पर क्यू में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, रसिया ने इस पर क्लस्टर बम फोड़ा है। लेकिन रसिया इस चीज़ से मना कर रहा है, हम कहीं भी क्लस्टर बम नहीं यूज किए हैं यूक्रेन में। और अमेरिकन जो CIA के एजेंट हैं, वहाँ की जो खुफिया इंटेलिजेंस है, वो बता रही है कि पुतिन ने ऐसा मतलब क्लस्टर बम फोड़ा है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। इंडिया का डिसीजन बहुत ही, हम कहेंगे कि मतलब इस समय बहुत ही मतलब बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा इस इंडिया को कदम, क्योंकि इंडिया ना रसिया के पक्ष में जाएगा ना यूक्रेन को कोई नहीं दिक्कत है। यूक्रेन के पक्ष में ना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका यहाँ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर क्वाड का मतलब इसको इंडिया क्वाड में भी है, तो अगर इंडिया ऐसे सपोर्ट नहीं करता तो क्वाड का सबसे वीक मेंबर माना जाएगा इंडिया। और इंडिया की मजबूरी है, अगर ये अमेरिका के पक्ष में वोट किया यूक्रेन के पक्ष में, तो रसिया नाराज़ हो जाएगा। और हम रसिया को नाराज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पुराना दोस्त है, पुराना विश्वास पात्र फ्रेंड है रसिया भारत का। तो आने वाले समय में जो इंडिया का पक्ष होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, किसके पक्ष में जाए। सबसे अच्छा यही इंडिया ने जब तक अभी तक सोचा कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। वोटिंग हो रही रसिया के विरोध में, फिर भी इंडिया ने वोट नहीं किया। रसिया ने हमारा थैंक्स किया कि इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक्स। और इंडिया का डिफ़िकल्ट पोजीशन है, आप किसके पक्ष में जाए।
तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर इंडिया रहेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं।